बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपका ये जो है आज 4th पार्ट है। हम लोग 3 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग इस 4th पार्ट में क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर गुणे कूलाम। और यहाँ पर देखिए इनके बगल में जो आपका इन प्रतीक होता है ना, इन सब का प्रतीक भी लिखा गया है, प्रतीक का रूप भी दिया गया है। तो न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर गुणे कूलाम, न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, मीटर को स्मॉल एम से और कूलाम को सी से। तो इधर बगल में क्या लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। प्रति मतलब बटे में जब आप लिखेंगे तो यहाँ न्यूटन का एन हो गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कूलाम का जो सी ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1, यानी कूलाम इनवर्स हो जाएगा। इधर जो है तीसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल वी से, तो क्या हो जाएगा v और m की पावर -1 यानी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मीटर ऊपर जाएगा। इधर चौथा ऑप्शन है आपका न्यूटन मीटर इन जो है अपान में क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, यानी न्यूटन गुणे मीटर अपान कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर -2 हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर क्या सही होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहली बात है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है, तो इसके लिए हमको वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए फिजिक्स में सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सूत्र याद है तो आप उस राशि का जो है मात्रक निकाल सकते हैं। सूत्र से ही आप विमेय सूत्र बना सकते हैं, और सूत्र याद है तो आप उसकी परिभाषा भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं भौतिक विज्ञान में जो सूत्र से ही बनी हुई हैं। तो सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सूत्र याद होगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो क्या होता है, E × A। क्या होता है, E × A। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है, जो है क्षेत्रफल है। तो ई का मात्रक यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन प्रति मतलब बटे कूलाम हो गया, और गुणे मीटर, ए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी कि ये आपके पास बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये क्या बन गया, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अगर इसको इंग्लिश में इस तरीके से जो सिंबल फॉर्म देखें तो न्यूटन का n हो जाएगा, और मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का m स्क्वायर हो जाएगा, और ये कूलाम जो बटे में था, कूलाम का c होगा ना, ये जब ऊपर चला जाएगा तो c की पावर -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। कैसे वृद्धि कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। अब देखिए आपसे यहाँ पर धारामापी की सुग्राह्यता के बारे में पूछा गया है कि इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, चल कुंडली धारामापी। तो इसके लिए देखिए, जो हमारी धारा सुग्राह्यता होती है SI, सेंसिटिविटी ऑफ I मतलब करंट, तो क्या होता है, ये NAB/C होता है, जहाँ C क्या है, मरोड़ दृढ़ता है, और वोल्टेज सुग्राह्यता होती है जो होती है NAB/CR, जहाँ R रेजिस्टेंस है। अब देखिए आप जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कुंडली का क्षेत्रफल यानी A की बात हो रही है, एरिया A की बात हो रही है। कुंडली में फेरों की संख्या यानी कैपिटल N के बारे में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, और यहाँ कुंडली का क्षेत्रफल फिर A के बारे में है, चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी कि B के बारे में है। तो देखिए यानी कि आपको यहाँ जो ऊपर लिखा गया है
ये तीनों राशियों के बारे में ही यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, चाहे यहाँ धारा सुग्राह्य तक बात कर लीजिए तो ये NAB के जो है क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। और SB की बात कर लीजिए तो ये भी NAB के क्या हो जाएंगे, अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर। तो अब आप देख रहे हैं ये एरिया इसके क्या है, अनुक्रमानुपाती है। एरिया क्या है, चाहे आप धारा सुग्राह्य तक बात करें चाहे वोल्टेज सुग्राह्य तक बात करें, तो यहाँ पर एरिया क्या है, अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला भी बढ़ेगा, यानी एरिया जब बढ़ेगा तभी सुग्राह्यता बढ़ेगी। तो घटा कर यहाँ लिखा है एरिया, यानी कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, तो ये तो होगा नहीं, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, अब ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी नहीं होगा। कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। क्योंकि आप देखिए अगर एरिया को जब बढ़ाएंगे तब ये सुग्राह्यता बढ़ेगी। यहाँ पर भी देख लीजिए एरिया बढ़ाएंगे तो सुग्राह्यता बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर, तो चुंबकीय क्षेत्र जो B है वो भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको भी हम घटा नहीं सकते, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 33 की तरफ लिखा है कि एक आदर्श PN संधि डायोड के अग्रदिशिक बायस एवं पश्चदिशिक बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। आपसे 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आदर्श PN संधि जो है, PN संधि डायोड, इसके अग्रदिशिक मतलब फॉरवर्ड बायस और पश्चदिशिक मतलब रिवर्स बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे, है ना। यानी आपको बताना है कि अग्रदिशिक बायस में प्रतिरोध क्या होगा और पश्चदिशिक बायस में प्रतिरोध क्या होगा। तो आप जानते हैं जो PN संधि डायोड होता है, ये जब फॉरवर्ड बायस में होता है तब धारा का फ्लो होता है, यानी तब धारा का प्रवाह होता है, और जब पश्चदिशिक में होता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो जब ये अग्रदिशिक यानी फॉरवर्ड बायस में होता है तो धारा का प्रवाह होता है, यानी इस स्थिति में प्रतिरोध क्या हो जाता है, बहुत कम होता है, यानी कि लगभग शून्य हो जाता है। और पश्चदिशिक यानी कि रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि इस कंडीशन में प्रतिरोध जो है ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, अनंत हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें आप याद रखिएगा कि फॉरवर्ड बायस में जो है करंट का फ्लो होता है, तो फॉरवर्ड बायस में यानी अग्रदिशिक बायस में प्रतिरोध जो है शून्य हो जाएगा, और रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता है, यानी कि इस स्थिति में प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है, यानी जो द्रव्य तरंगे होती हैं उनके संबंध में क्या जो है कथन कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो द्रव्य तरंगे हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा है ये यांत्रिक तरंगे हैं, तो ये यांत्रिक तरंगे भी नहीं हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा है इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, तो आवेश पर निर्भर करता है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चौथा है द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए लिखा है इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता, तो आवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि ये जो द्रव्य तरंगे होती हैं ये आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार के गतिमान कणों से संबद्ध होती हैं, इसलिए ये आवेश पर निर्भर करती है। जो इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो आवेश पर निर्भर करती है। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो सत्य कथन इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता, हाँ ये सही हो जाएगा। यहाँ पर हमसे सत्य पूछा गया है, 1 मिनट जरा देख लीजिए सत्य कथन क्या है। तो सत्य यही हो जाएगा कि इन तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। जैसा कि हमने बताया ना
कि ये आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार के जो है गतिमान कणों से संबद्ध होती हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं, ये बात सत्य है। ये आवेश पर निर्भर डी ब्रॉगली तरंग जो होती हैं या द्रव्य तरंगे, ये आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। याद रखिएगा, आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं, क्योंकि ये आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार के गतिमान कणों से संबद्ध होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीयक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीयक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो है कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है NH/2π, है ना। क्या होता है NH/2π। अब द्वितीय कक्षा में आपसे पूछा गया है, द्वितीय कक्षा में तो n के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो L बराबर हो जाएगा 2H/2π। n के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय कक्षा में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो n हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा H/π। H हमारा प्लांक नियतांक है। H का मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34 और यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 3.14। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, तो पॉइंट के बाद भी 2 अंक हो गए, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 ऊपर आ जाएगा 330, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बच गया 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बच गया 14 हो गया, तो 2 7 जा यानी 157 आ जाएगा। अब 330 में हम लोग 157 से भाग दे देंगे, 157 से 330 में भाग दे देते हैं, तो 157 इसको 2 बार ले जाएंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14 के 4, 2 5 10 1 11 और 2 1 कम 2 1 3, यहाँ पर 314 हो जाएगा। तो 10 से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 से 4 गया 6 बच गया, यहाँ कितना बचा, 2 से 1 गया 1 बच गया। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो 16 बच गया, पॉइंट लगा देते हैं, 0 बढ़ा देंगे। अब ये 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 2.1 इसका आंसर हो जाएगा 2.1 गुणे 10 की घात -34 इतने। और H पाई तो हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, पाई कांस्टेंट है ना, और H का मात्रक क्या होता है, जूल सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड। क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड। तो L का जो मान होगा वो हो जाएगा 2.1 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, 2.1 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दिया गया है आपका, वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी होगी। यानी आपसे पूछा गया है कि वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई 10 सेंटीमीटर। लेंस के प्रथम फोकस मतलब F1, प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु की दूरी कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर। द्वितीय फोकस यानी कि F2 से प्रतिबिंब की दूरी यानी V की वैल्यू हमको बतानी है, द्वितीय फोकस से जो है प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो इसका थोड़ा चित्र देख लेते हैं। देखिए ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक, और इसकी मुख्य अक्ष जो है ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से ये आपका F1 हो जाएगा, जितनी दूरी पर F1 होगा इधर जो है F2 हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए वायु में पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फोकस दूरी क्या होती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से
मुख्य फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी होती है, तो ये आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये उत्तल लेंस है। फिर लेंस के प्रथम फोकस f1 जो है, इससे एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब यहाँ तक 10 है, इसके बाद इधर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम लेंस से प्रकाशीय केंद्र से सारी दूरियां नापी जाती हैं, तो लेंस से अगर हम देखें तो वस्तु की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 और 5 15 सेंटीमीटर, मतलब u बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब u हमेशा माइनस में लिया जाता है क्योंकि बाईं ओर वस्तु रखी है, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये कह रहा था कि प्रथम फोकस से एक वस्तु को प्रथम फोकस से दिया गया है, लेकिन हम लेंस से जब इसकी दूरी नापेंगे तो 10 और 5 15 हो जाएगी, है ना। बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर एक वस्तु को प्रथम फोकस से दिया गया 5 सेंटीमीटर। देखिए प्रथम फोकस से तो ये 5 पर रखी है, लेकिन लेंस से कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, और माइनस में ले लेंगे क्योंकि वस्तु की जो दूरी होती है वो माइनस ले जाती है, वस्तु बाईं ओर रखी होती है। अब फिर पूछ रहा है कि दूरी पर रखा गया द्वितीय फोकस, यानी जो f2 है, इससे प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, v की वैल्यू हमको निकालना है, वो भी द्वितीय फोकस से बताना है, याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक भी, इधर भी 10 होगी ये, क्योंकि फोकस दूरी तो इधर भी तो हम ले सकते हैं यहाँ तक। मुख्य जो ये f2 है, इसकी जो है प्रकाशीय केंद्र से दूरी, तो इधर भी 10 है, तो हमको यहाँ से दूरी बताना है, प्रतिबिंब उधर कितनी दूरी पर बनेगा। तो अब लेंस का फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस का 1/u, ये हमारा लेंस का फार्मूला होता है। तो 1/f के स्थान पर रख देंगे 10, 1/v हमको पता नहीं, माइनस u की वैल्यू माइनस का 15 है, इस तरीके से। अब 1/10 = 1/v, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/15 हो जाएगा प्लस का। अब ये 1/15 को इधर बाईं साइड ले आएंगे, तो 1/10 माइनस 1/15 = 1/v हो जाएगा। 10 और 15 का लासा ले लेंगे, 30 हो जाएगा। 10 के पहाड़ा में 3 बार में आएगा, 3 से जो है 1 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा दिया। अब 15 के पहाड़े में 30 आएगा 2 बार में, और 2 को इस 1 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, = 1/v हो जाएगा। अब 3 से 1 जाएगा तो 1 बचा, नीचे हो गया 30 = 1/v हो जाएगा, यानी कि आपका v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से v जो आया है हमारा, ये पूरा सारी दूरियां कहाँ नापी जाती हैं लेंस में, इसके जो है प्रकाशिक केंद्र से। तो यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना है। ये जो दूरी आई है हमारी, ये 30 सेंटीमीटर पर जा करके आगे जो है प्रतिबिंब यहाँ कहीं बना होगा, ऐसे बनेगा नीचे की ओर, यहाँ जा करके प्रतिबिंब बना होगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन हमको इस प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से बतानी थी, f2 से बतानी थी। द्वितीय फोकस f2 से इस प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। तो देखिए लेंस से तो ये 30 सेंटीमीटर पर बना है, लेकिन द्वितीय फोकस f2 से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 30 से 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूरी दूरी 30 है, पूरी दूरी 30 है ना, और ये कितनी है, 10 है। तो हमको f2 से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 - 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है कि √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 120 डिग्री। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि √3 अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक का मान कितना दिया गया है, √3। तो अपवर्तनांक यानी n बराबर कितना आपको दिया गया है, √3। अपवर्तनांक n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3।
वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण को हम लोग प्रिज्म कोण भी बोलते हैं। तो ये अपवर्तक कोण हमारा हो जाएगा कैपिटल ए। अपवर्तक कोण कैपिटल ए जो है वो न्यूनतम विचलन कोण, इसे ही हम लोग अल्पतम विचलन कोण बोलते हैं, यानी डेल्टा एम के बराबर है। यानी ए का मान दिया गया है डेल्टा एम के बराबर दिया गया है। अपवर्तक कोण जो है वो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम के क्या है, बराबर है। फिर आपसे न्यूनतम विचलन कोण का मान पूछा गया है, यानी इसी डेल्टा एम बराबर क्वेश्चन मार्क, इसी का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है वो होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान क्या होता है, साइन ए बाई टू। ये सूत्र होता है। n बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो n के स्थान पर कितना रख देंगे, √3। n के प्लेस पर रख दिया √3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस यहाँ डेल्टा एम भी हमारा a के बराबर है, तो यहाँ भी a रख देते हैं हम लोग, अपान 2 हो जाएगा। अपान नीचे क्या हो जाएगा, साइन a बाई 2। अब देखिए √3 इक्वल टू, इधर आप देखिए a में a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, तो साइन यहाँ हो जाएगा 2a अपान 2 अपान हो जाएगा साइन a बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि √3 इक्वल टू ऊपर बचा साइन a, नीचे बचा साइन a बाई 2। अब देखिए यहाँ पर साइन a का एक सूत्र होता है, साइन a हाफ एंगल का फार्मूला होता है, साइन a बराबर हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ये फार्मूला ओपन कर देंगे यहाँ पर, यानी साइन a के स्थान पर ये जो है सूत्र रख देंगे। तो √3 इक्वल टू साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, a बाई 2 अपान नीचे क्या लिखा है, साइन a बाई 2। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल हो गया। अब ये 2 यहाँ गुणे में है ना, कॉस a बाई 2 के 2 क्या है, गुणे में है, तो ये इधर आएगा बटे में आ जाएगा, यानी √3 बाई 2 इक्वल टू उधर हो जाएगा कॉस a बाई 2। अब देखिए इसके लिए, अब इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ये कॉस में देखेंगे कितने डिग्री का मान है, तो ये कॉस 30 डिग्री का मान होता है, तो ये कॉस 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉस a बाई 2। इस तरीके से अब दोनों तरफ तुलना करेंगे तो कॉस कॉस हट जाएगा, यहाँ बचा 30 डिग्री इक्वल टू बचा a बाई 2। अगर कैंची गुणा कर लें तो 30 डिग्री गुणे 2 बराबर a आ गया, इम्प्लाइज दैट a बराबर आ गया 60 डिग्री। यानी जो ये अपवर्तक कोण है यानी प्रिज्म कोण है वो कितना आ गया, 60 डिग्री। और ये अपवर्तक कोण ही न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, यानी अगर a का मान 60 डिग्री आया है तो डेल्टा m का मान यानी न्यूनतम विचलन कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 जो है सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है, दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण होगा। तो ये आपकी एक रिएक्शन लिखी गई है, न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पर लिखा है 2He4 और यहाँ पर प्लस Z जो है X जिसका परमाणु क्रमांक Z है और A क्या है, परमाणु भार है, और गिव्स आउट Y जिसका परमाणु भार है A+3, परमाणु क्रमांक है Z+2 प्लस W। तो ये आपको बताना है W यहाँ पर कौन सा कण होगा, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है। यानी आपकी एक नाभिकीय अभिक्रिया लिखी गई है, इसमें आपको W यहाँ पर जिसका मान आपको बताना है कि कौन सा कण होगा, ये न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिट्रॉन होगा। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप जानते हैं कि इधर LHS यानी कि जो हमारा ये क्या होता है, इधर अभिकारक उधर उत्पाद, दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। ठीक, अब इधर अगर हम जो LHS में देखें यानी इस तरफ, तो यहाँ पर अगर हम टोटल परमाणु भार की बात करें तो देखिए A और 4 मिला के कितना बनेगा, A+4। परमाणु भार कितना है हो जाएगा, इधर अगर देखें परमाणु भार तो A+4 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इधर देखें तो 2 + Z कितना हो जाएगा, 2 + Z होगा। ये देखिए 2 ये Z, तो 2 + Z। परमाणु भार हो गया A+4 और परमाणु क्रमांक हो जाएगा जो है 2 + Z।
अब इस तरफ आ जाते हैं, इधर देखिए परमाणु भार A+3 है, कितना है A+3, और परमाणु क्रमांक इधर क्या है Z+2। तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक दोनों तरफ तो सेम आ रहे हैं, टोटल परमाणु क्रमांक देखा जाए यहाँ देखिए Z+2 है और यहाँ पर भी 2+Z या Z+2 एक ही चीज़ होती है। तो इधर जो है परमाणु क्रमांक 2+Z है और इधर भी Z+2, यानी परमाणु क्रमांक सेम है। परमाणु भार इधर A+4 है लेकिन इधर कितना है A+3 है। तो यहाँ पर ऐसा आपको यहाँ पर ये कण W का मान ऐसा इनमें से कण लेना है कि जो है इधर भी हमारा जो परमाणु भार है वो A+4 आ जाए, यानी LHS RHS बराबर हो जाए। तो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, अगर इसको W को हम न्यूट्रॉन ले लें, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है 0 और यहाँ 1, इस तरीके से हो जाता है न्यूट्रॉन। तो अब न्यूट्रॉन की बात करें तो देखिए 0 इसमें जोड़ देंगे तो ये Z+2 ही रहेगा, लेकिन अगर हम इस 1 को यहाँ जोड़ दें यानी A+3+1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा A+4 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ ऊपर भी बराबर हो जाएंगे और नीचे भी बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं। यदि R1 बराबर nR2 तो n का संभाव्य मान क्या होगा। देखिए आपसे यहाँ पर बताया 5 समान प्रतिरोध हैं, 5 जो है समान प्रकार के जो है समान रेजिस्टेंस हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, फिर समांतर क्रम में। जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध आता है R1, और जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध है R2। और यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है R1 = nR2। तो यहाँ से n का मान क्या होगा, n का संभावित मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1/25, दूसरा है 1/5, तीसरा है 25, चौथा है 5। तो देखिए सबसे पहले हम इनको एक बार श्रेणी क्रम में निकाल लेते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल के लेते हैं और उनकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो 5 समान प्रकार के प्रतिरोध हैं, तो जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3 + R4 + R5, यानी कि सीधे जुड़ जाते हैं। तो 5 समान प्रकार के प्रतिरोध हैं, यानी समान प्रकार के हैं। अगर सभी को हम R मान लें, सभी को क्या मान लें, समान प्रकार के हैं ना, समान प्रतिरोधकों का, तो R मान लें तो R + R + R + R 1 2 3 4 ये 5, तो इनको जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा, हमारा 5R आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समान प्रकार के हैं तो 5 हैं तो कितना हो जाएगा 5R। ये R1 हमारा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध दिया गया है। अब इनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो 1/R2, क्योंकि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना दे रखा है R2 है, तो ये हो जाएगा 1/R + 1/R + 1/R + 1/R 1 2 3 4, एक बार और जोड़ देंगे 1/R, इस तरीके से। तो 1/R2 = अब यहाँ पर हर समान है तो एलसीएम यही हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5, 5 बार जुड़ जाएगा। तो 1/R2 = हो जाएगा ऊपर 5/R। अगर यहाँ से हम लोग R2 निकालें, कैसे गुणा करें R2, तो ये पलट जाएगा यानी R/5 हो जाएगा। तो R2 हमको पता चल गया और R1 कितना आया था 5R आया था। अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे, यानी यहाँ पर जो हमको ये रिलेशन दिया गया है इसमें रख देंगे। R1 के स्थान पर कितना रख देंगे 5R, तो इसमें रख देंगे R1 के स्थान पर 5R हो गया = n गुणे R2 के स्थान पर कितना रख देंगे R/5, कितना रख देंगे R/5 रख देंगे, इस तरीके से। अब देखिए ये R से R हमारा कैंसिल हो गया, R से R क्या हो गया कैंसिल, तो इधर 5 = n/5 हो जाएगा। कैंची गुणा कर लेंगे तो 5 × 5 = n आ जाएगा, इम्प्लाई दैट n बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो इस तरीके से n का जो संभावित मान है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी n बराबर 25 आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा है π/2, तीसरा है 3π/2, चौथा है 0 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपसे पूछा गया कि शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ। आपने प्रत्यावर्ती धारा में 7 प्रकार के परिपथ पढ़ा है, जिसमें हमारा जो पहला सर्किट होता था वो क्या होता था, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R हो, यानी यहाँ पर जो हमसे परिपथ की बात हो रही, इस परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है और इसमें विभव वोल्टेज और करंट के बीच हमको कलांतर पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R होता है तो वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। दोनों क्या होते हैं, समान कला में। और जब वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे तो इनके बीच कलांतर 0 डिग्री होगा। कितना होगा, कलांतर 0 होगा। तो इनके बीच कलांतर कितना होगा, 0 होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। 40 तक प्रश्न हम लोग जो है यहाँ पार्ट 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 से मिलेंगे हम लोग जो है डे 5 यानी कि 5वें पार्ट में। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। बेटा ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं MCQs, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के लिए और आगामी परीक्षा 2025 जो यूपी बोर्ड परीक्षा है उसके लिए। तो इनको बार बार देखना इस वीडियो को, और जो है इन सभी वीडियो को, और तैयार कर लेना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों तक शेयर कर देना। और बेटा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।